वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षणों के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में अगला जो प्लांट जगत है उसका सदस्य वो कौन है, टेरिडोफाइट है। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ग टेरिडोफाइट है। उसमें आप ध्यान दीजिए तो टेरिडोफाइट शब्द है, उसकी उत्पत्ति एक शब्द से हुई है जिसे हम टेरॉन कहते हैं। तो इस प्रकार से टेरिडोफाइट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, टेरॉन से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है, पंख सदृश्य। ध्यान दीजिए टेरिडोफाइट शब्द की उत्पत्ति है वह किससे हुई है, टेरॉन से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, पंख सदृश्य। इस प्रकार के पादप जिनमें पत्तियां पंख के समान दिखाई देती हैं उन्हें हम टेरिडोफाइट कहते हैं। तो एक जनरल अर्थ था वो हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से टेरिडोफाइट किसे कहा जाता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए तो टेरिडोफाइट है उसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम टेरिडोलॉजी कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण किस प्रकार के हैं। तो आप देखिए टेरिडोफाइट प्रथम स्थलीय पादप है। टेरिडोफाइट पृथ्वी पर उगने वाले या पृथ्वी पर प्रथम स्थलीय पादप है। ये हमें ध्यान रखना है। प्रथम स्थलीय पादप है, स्थलीय पादप है। ध्यान दीजिए ये किस प्रकार के हैं, प्रथम स्थलीय पादप है जिनमें सहवन उत्तक उपस्थित होता है। सहवन उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम उपस्थित होता है। यानी आप ध्यान दीजिए तो इसमें सहवन उत्तक यानी सहवन उत्तक कौन होते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम होते हैं। ये सहवन उत्तक उपस्थित होते हैं जिनमें सहवन उत्तक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इस प्रकार के होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए ये अपुष्पोद्भिद पादप है, यानी इसमें पुष्प तो नहीं बनते हैं परंतु ये किस प्रकार के पादप है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सहवन उत्तक उपस्थित होते हैं यानी वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी सहवनीय पादप है। तो किस प्रकार के पादप हो जाएंगे, यह सहवनीय पादप है। तो प्रथम सहवनीय पादप कौन से हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, टेरिडोफाइट है ये प्रथम सहवनीय पादप है। इससे पहले हमने ब्रायोफाइट देखा था और ब्रायोफाइटा के अंदर सहवन उत्तक जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है, अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, थैलेसी पादप संरचना होती है। जबकि इनके अंदर आप ध्यान दीजिए तो सहवनीय पादप होते हैं अर्थात जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं और ये अपुष्पोद्भिद सहवनीय पादप है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो वह पुष्पोद्भिद होते हैं, उसमें पुष्पों का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पर पुष्प का निर्माण नहीं होगा। तो अपुष्पोद्भिद सहवनीय पादप होते हैं। और आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रथम सफल स्थलीय पादप माने जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें प्रथम सफल स्थलीय पादप कहा जाता है। इन्हें प्रथम सफल स्थलीय पादप माना जाता है। सफल स्थलीय पादप, वैसे हमने देखा था कि प्रथम स्थलीय पादप ब्रायोफाइट है परंतु ब्रायोफाइट की तुलना में अधिक सफल है, ये हमें ध्यान रखना है। तो प्रथम सफल स्थलीय पादप माना जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। पादप माना जाता है, क्यों माना जाता है, इसका कारण क्या है, तो आप ध्यान दीजिए तो इनमें मुख्य कारण ये कि ब्रायोफाइट होते हैं उनमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप ध्यान रख सकते हो कि ब्रायोफाइट होते हैं ये मुख्य रूप से जो होंगे उनका पादप शरीर होता है वह कैसा होता है, युग्मकोद्भिद होता है, जबकि इसके अंदर मुख्य पादप शरीर होगा वह बीजाणुद्भिद होता है। और आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है इनमें जो है वेस्कुलर उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट के अंदर इस प्रकार का नहीं होता है। तो इन्हें प्रथम स्थलीय पादप माना जाता है तथा इन्हें पादप जगत के रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। पादप जगत के सरीसृप भी कहा जाता है, यहाँ से हम क्या कहेंगे, रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। तो पादप जगत के रेप्टाइल या पादप जगत के सरीसृप के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इन्हें हम पादप जगत के रेप्टाइल्स या पादप जगत के जो है सरीसृप कहा जाता है। तो ये पहला लक्षण हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, टेरिडोफाइट के बारे में, कि टेरिडोफाइट वो प्रथम स्थलीय पादप है यानी भूमि पर अपना जीवन चक्र पूर्ण रूप से सफल करने में यह प्रथम पादप है। इसमें एक विशेषता ये भी है कि ये जल की इनको भी आवश्यकता होती जैसे कि ब्रायोफाइट को आवश्यकता थी, परंतु आप ध्यान दीजिए तो ब्रायोफाइट की तुलना में इनमें सहवन उत्तक उपस्थित होते हैं, अधिक यह डाइवर्स होता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, टेरिडोफाइट के बारे में। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए तो टेरिडोफाइट्स की उत्पत्ति कब हुई है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टेरिडोफाइट की उत्पत्ति किस समय हुई, तो आपको ध्यान रखना है इनकी उत्पत्ति हुई है
वह पैलियोजोइक महाकल्प में हुई है। कौन से महाकल्प में हुई है? तो आपको क्या ध्यान रखना है, पैलियोजोइक महाकल्प में इनकी उत्पत्ति हुई है। तो आप ध्यान दीजिए, पैलियोजोइक महाकल्प के सिल्यूरियन काल में इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से पैलियोजोइक महाकल्प के कौन से काल में इनकी उत्पत्ति हुई है? सिल्यूरियन काल में इनकी उत्पत्ति हुई है, ये हमें ध्यान रखना है। और आप ध्यान दीजिए, तो जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार 350 मिलियन वर्ष पूर्व 350 मिलियन वर्ष पूर्व जो काल था वो कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है, यह काल था, उसे हम डेवोनियन काल कहते हैं। कौन सा काल कहेंगे? डेवोनियन काल। और ये डेवोनियन काल होता है, इस काल में ये प्रमुख वनस्पति थी। तो आप ध्यान दीजिए, जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार 350 मिलियन वर्ष पूर्व यह प्रमुख वनस्पति थी या एक प्रभावी वनस्पति थी, ये हमें ध्यान रखना है। तो एक प्रमुख वनस्पति के रूप में ये किस काल में देखे जाते थे? तो आप ध्यान दीजिए, डेवोनियन काल में। तो वर्तमान काल में एंजियोस्पर्म है वो सबसे प्रमुख या प्रभावी वनस्पति। इसी प्रकार से जो है वो 350 मिलियन वर्ष पूर्व यानी डेवोनियन काल में ये एक प्रमुख वनस्पति के रूप में थी, यानी मुख्य या प्रभावी वनस्पति के रूप में थी। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, और ये तने के रूप में हमें दिखाई देती थी। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? टेरिडोफाइट की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, और टेरिडोफाइट है वो किस समय मुख्य वनस्पति के रूप में पृथ्वी पर उपस्थित थी, प्रमुख या प्रभावी वनस्पति के रूप में उपस्थित थी, उस बारे में हमें ध्यान रखना है। प्रभावी वनस्पति या प्रमुख वनस्पति के रूप में उपस्थित थी। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, आवास में ये किस प्रकार के आवास में पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, अधिकांश टेरिडोफाइट होते हैं वह नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अधिकांश टेरिडोफाइट ठंडे, नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ठंडे, नम एवं कौन से स्थानों पर पाए जाते हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है? छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। तो अधिकांश टेरिडोफाइट होंगे वह कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो आप क्या ध्यान दीजिए, ठंडे, नम एवं छायादार स्थान होते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। परंतु कुछ अन्य आवासों में भी पाए जाते हैं, कुछ अन्य आवासों में भी पाए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है? मुख्य रूप से ये नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। परंतु हम देखिए कुछ अन्य स्थानों पर देखे जाते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में ध्यान रखें तो आपको ध्यान रखना है जलीय आवास में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कौन कौन से टेरिडोफाइट होते हैं वो जलीय आवास में पाए जाते हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, जलीय आवास में पाए जाने वाले टेरिडोफाइट में एजोला है, ये जलीय आवास में पाया जाता है। तो एजोला होगा वो किस प्रकार का टेरिडोफाइट है? जलीय आवास में पाया जाने वाला। इसी प्रकार से साल्विनिया नामक टेरिडोफाइट है, ये कौन से आवास में पाया जाता है? जलीय आवास में पाया जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है जलीय आवास में पाए जाने वाले टेरिडोफाइट के नाम बताइए, तो एजोला, साल्विनिया, और कुछ हद तक आप ध्यान रखें तो मार्सिलिया होता है, यह भी जलीय आवास में पाया जाता है। तो एजोला, साल्विनिया और तीसरा उदाहरण कौन सा ध्यान रखना है? मार्सिलिया। ये 3 टेरिडोफाइट ऐसे हैं जो कि कौन से आवास में पाए जाते हैं? जलीय आवास में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए तो दलदली आवास में भी उपस्थित होते हैं। दलदली आवास, आइसोटिस, दलदली आवास होता है, उस आवास में उपस्थित होते हैं। वह टेरिडोफाइट कौन सा हमें ध्यान रखना है? तो आप ध्यान दीजिए आइसोटिस होता है, यह दलदली आवास में उपस्थित होता है। आइसोटिस होगा जिसमें द्वितीयक वर्दी भी पाई जाती है, और ये टेरिडोफाइट है, ये दलदली आवास में उपस्थित होता है। और उदाहरण ध्यान दीजिए मरुद्भिद आवास में, डेजर्ट में मरुद्भिद आवास में कौन सा टेरिडोफाइट उपस्थित होता है? तो आप ध्यान दीजिए मरुद्भिद आवास में होता है वह एक्टिनोप्टेरिस होता है। तो कौन सा टेरिडोफाइट है जो कि मरुद्भिद आवास में पाया जाता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है?
एक्टिनोप्टेरिस नामक टेरिडोफाइट है, ये मरुद्भिद आवास में पाया जाता है। तो मरुद्भिद आवास में पाया जाने वाले टेरिडोफाइट का नाम बताइए। तो आप क्या ध्यान दीजिए, एक्टिनोप्टेरिस, आइसोटिस है वो दलदली आवास में पाया जाता है, मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला होता है। ये तीनों टेरिडोफाइट कहाँ पर उपस्थित होते हैं, जलीय आवास में उपस्थित होते हैं। और आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना दूसरे पादपों पर उपस्थित रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विपादपी कहते हैं, एपीफाइटिक कहते हैं। और अधिपादपी के रूप में पाए जाते हैं, वो कौन से पाए जाते हैं, तो लाइकोपोडियम है, ये अधिपादपी के रूप में पाया जाता है। तो लाइकोपोडियम दूसरे पादपों पर अधिपादपी के रूप में उपस्थित होता है। और आप ध्यान दीजिए ओफियोग्लोसम होता है, यह भी अधिपादपी के रूप में देखने को मिलता है। तो ओफियोग्लोसम एवं आपको ध्यान रखना लाइकोपोडियम, ये जो होंगे वह अधिपादपी के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये आवास के बारे में ध्यान रखना है कि अधिकांश टेरिडोफाइट ठंडे, नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु कुछ अन्य आवासों में भी ये पाए जाते हैं, जैसे कि जलीय आवास में एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, और दलदली आवास में आइसोटिस, मरुद्भिद आवास में एक्टिनोप्टेरिस, और अधिपादपी लाइकोपोडियम एवं ओफियोग्लोसम होता है, यह अधिपादपी के रूप में उपस्थित होता है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए नेक्स्ट अगला लक्षण हमें ध्यान रखना है, टेरिडोफाइट का मुख्य पादप शरीर किस प्रकार का होता है, बीजाणुद्भिद होता है। तो आप ध्यान दीजिए टेरिडोफाइट का मुख्य पादप शरीर किस प्रकार का होता है, तो आपको ध्यान का मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद होता है। टेरिडोफाइट का मुख्य पादप शरीर किस प्रकार का होगा, बीजाणुद्भिद होता है, यानी स्पोरोफाइटिक होता है। तो इस प्रकार से बीजाणुद्भिद यहाँ किस प्रकार का होगा, स्पोरोफाइटिक होता है, जो किस में विभेदित होता है, तो आपको ध्यान रखना है बीजाणुद्भिद होता है जो मूल, तना एवं पर्णों में विभेदित होता है। मूल, तना एवं पत्तियों में, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। इससे पहले के पादप ब्रायोफाइट एवं शैवाल हमने देखे थे, वे सभी मूल, तना एवं पत्तियों में वास्तविक रूप से विभेदित नहीं था। वास्तविक रूप से मूल, तना एवं पत्तियों में विभेदित होता है। वह तना किस में देखा जाता है, तो आप ध्यान दीजिए इसमें पादप होता है टेरिडोफाइट के अंदर मूल, तना एवं पत्तियों में विभेदित होता है। ब्रायोफाइट के अंदर मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद होता है, जबकि टेरिडोफाइट के अंदर मुख्य पादप शरीर होता है वो कैसा होगा, बीजाणुद्भिद। तो युग्मकोद्भिद से यहाँ पर कौन सा पादप विकसित हो गए, बीजाणुद्भिद पादपों का विकास हुआ, तथा वहाँ पर पादप थैलस रूप में उपस्थित था, जड़, तना, पत्ती विभेदित नहीं था ब्रायोफाइट में। जबकि टेरिडोफाइट में आप देखते हैं कि पादप होता है वो मूल, तना एवं पत्तियों में विभेदित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इसमें स्पष्ट रूप से मूल, तना एवं पत्तियां उपस्थित होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो टेरिडोफाइट के अंदर मूल, तना एवं पत्तियां होती हैं, वह स्पष्ट रूप से उपस्थित होती है। मूल होते हैं वे अल्पजीवी होते हैं, यानी आपको ध्यान रखना है इसमें प्राथमिक मूल होंगे वे अल्पजीवी होते हैं। सबसे पहले बनने वाले प्रथम मूल होते हैं जिन्हें हम प्राथमिक मूल कहते हैं। और प्राथमिक मूल किस प्रकार के होते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अल्पजीवी होते हैं, यानी प्राथमिक मूल कुछ समय तक जीवित रहते हैं तथा शीघ्र ही अपस्तनिक मूलों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तथा शीघ्र ही किसके द्वारा, शीघ्र ही अपस्थानिक मूलों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, शीघ्र ही अपस्थानिक मूलों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है कि टेरिडोफाइट होते हैं इनमें मूल होती हैं वे अल्पकालिक होती हैं, यानी अल्पजीवी होती हैं प्राथमिक मूल, और शीघ्र ही अपस्थानिक मूलों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। तो इनमें मुख्य रूप से मूल्य कौन सी देखी जाती है, अपस्थानिक मूल्य, परंतु प्राथमिक मूल होती है वह उपस्थित होती है पर अल्पजीवी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तना होता है उसमें आप ध्यान दीजिए, तो इसके अंदर तना होता है वो ऊर्ध्व हो सकता है या कैसा हो सकता है, ऊर्ध्व या श्यान या विसर्पी होता है। ऊर्ध्व या कैसा होगा, विसर्पी हो सकता है। परंतु कुछ सदस्यों में तना भूमिगत होता है, कुछ सदस्यों में तना भूमि में होता है, कुछ सदस्यों में भूमि में तना होता है, भूमि में, और भूमि में तना होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रकंद के नाम से जाना जाता है, राइजोम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें तना होता है वो ऊर्ध्व विसर्पी होता है, परंतु कुछ सदस्यों में तना भूमि के अंदर ही उपस्थित रहता है, और जिनमें तना भूमि के अंदर उपस्थित होता है उन्हें हम राइजोम के नाम से जानते हैं, प्रकंद के नाम से जाना जाता है। तो इनमें आप ध्यान दीजिए तना ऊर्ध्व विसर्पी होता है, कुछ सदस्यों में तना भूमि के अंदर ही उपस्थित होता है, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, प्रकंद के नाम से जानते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए पर्णों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पर्णों के आधार पर
टेरिडोफाइट 2 प्रकार के होते हैं। आधार पर टेरिडोफाइट के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। पर्णों के आधार पर टेरिडोफाइट है, उसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। एक तो आप ध्यान दीजिए, इसमें जो टेरिडोफाइट होते हैं जिसमें लघु पर्णी और दूसरे कौन से होते हैं? दीर्घ पर्णी होते हैं। तो पर्णों के आधार पर टेरिडोफाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक लघु पर्णी और दूसरे हमें कौन से ध्यान रखने हैं? दीर्घ पर्णी ध्यान रखने हैं। तो पर्णों के आधार पर टेरिडोफाइट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन से होंगे? लघु पर्णी या माइक्रोफिली, और दूसरे दीर्घ पर्णी या मैक्रोफिली होते हैं। लघु पर्णी का मतलब क्या है? किसे कहेंगे लघु पर्णी? तो आप ध्यान दीजिए, जिनमें तना कैसा होगा? बड़ा, एवं पत्तियां कैसी होगी? लघु मतलब छोटी, यानी पत्तियां जिसमें तना मोटा या तना बड़ा होता है, तना बड़ा एवं पत्तियां छोटी व सल्की होती हैं। एवं पत्तियां कैसी होती हैं? ध्यान दीजिए, पत्तियां छोटी एवं सल्की होती हैं। पत्तियां छोटी एवं कैसी होगी? सल्क रूपी होती हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार का तना, जिसमें तना होगा वो बड़ा होगा, पत्तियां होगी वह छोटी होती हैं, सल्की होती हैं, उसे हम लघु पर्णी या माइक्रोफिली कहा जाता है। लघु को या छोटे को हम कहते हैं लेस, क्या कहेंगे? लेस के नाम से जानेंगे, यानी लेस मतलब छोटा। तो इससे उदाहरण आपको ध्यान रखने, इसके कौन से उदाहरण जाएंगे? लेस इसके उदाहरण है, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और स्लेजिनेला। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए, इसके उदाहरण कौन कौन से ध्यान रखने हैं आपको? लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, इक्विसिटम। लाइकोपोडियम, इक्विसिटम एवं स्लेजिनेला, उदाहरण ध्यान रखना है आपको। छोटे को हम लेस कहेंगे, लेस मतलब एल का मतलब लाइकोपोडियम, ई का मतलब इक्विसिटम और एस का मतलब स्लेजिनेला। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। ये तीनों उदाहरण किसके? लघु पर्णी के। लघु मतलब लेस। दीर्घ पर्णी, दीर्घ पर्णी का मतलब क्या हुआ? जिनमें पत्तियां कैसी होती हैं? तो आपको ध्यान रखना, बड़ी होगी, गुरु पर्णी होती हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जिनमें तना कैसा होगा? तना होता है वो छोटा होता है। पत्तियां कैसी होती हैं? एवं पत्तियां कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। पत्तियां कैसी होगी? बड़ी होगी, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ पर्णी के नाम से जानते हैं। बड़ी को हम क्या कहते हैं? कोई भी बड़ा व्यक्ति है या बड़ी है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोटी कहते हैं। तो इस प्रकार से मोटी हम कहेंगे, यानी आदमी कोई बड़ा है तो उसे हम मोटा कहेंगे, और कोई लेडीज मोटी है तो उसे माटी या मोटी कहेंगे। तो ऐसा ही ध्यान रखें, मोटी यानी माटी कर देते हैं, मोटी के थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ और उसकी जगह लिख देता हूँ माटी। तो इस प्रकार से जो माटी है, मोटी है, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ पर्णी कहेंगे। तो इस प्रकार से दीर्घ पर्णी के उदाहरण कौन कौन से ध्यान रखने हैं आपको? एम का मतलब क्या हुआ? मार्सिलिया। मार्सिलिया वो किस प्रकार का होता है? दीर्घ पर्णी होता है। तो एक उदाहरण आप ध्यान रखिए, मार्सिलिया। उसके बाद ए का मतलब है एडियंटम। एडियंटम, एडियंटम होता है, उसके अंदर भी आप ध्यान दीजिए तो बड़ी पत्तियां होती हैं। और उदाहरण ध्यान दीजिए उसके बाद में, तो आपको ध्यान रखना है टी का मतलब टेरिस। तो इस प्रकार से टेरिस हो गया। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है टेरिडियम। तो इस प्रकार से टेरिडियम, टेरिस, मार्सिलिया एवं एडियंटम हैं, ये किस प्रकार के हैं? तो आप ध्यान दीजिए दीर्घ पर्णी होते हैं। जिनमें पत्तियां होती हैं वे कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं, तना छोटा होता है। तो ये दोनों उदाहरण आप अच्छे से ध्यान रखना। लघु पर्णी जिनमें तना बड़ा एवं पत्तियां छोटी होती हैं उन्हें हम लघु पर्णी कहेंगे। लेस, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, स्लेजिनेला। दीर्घ पर्णी में तना छोटा, पत्तियां बड़ी, और उसमें मार्सिलिया, एडियंटम, टेरिस और टेरिडियम उदाहरण ध्यान रखने हैं। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, इनके सभी उत्तक होते हैं, उन सभी उत्तकों में, इनके सभी अंगों में जो सहवन उत्तक होते हैं वे उपस्थित होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, टेरिडोफाइट होते हैं, उनके सभी उत्तकों में क्या उपस्थित होते हैं? सहवन उत्तक उपस्थित होते हैं। सभी अंगों में सुस्पष्ट रूप से सहवन उत्तक देखे जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, टेरिडोफाइटा के सभी अंगों में सुस्पष्ट सहवन उत्तक उपस्थित होते हैं। सभी अंगों में क्या उपस्थित होते हैं? सुस्पष्ट सहवन उत्तक उपस्थित होते हैं। सहवन उत्तक उपस्थित होते हैं। सहवन उत्तक का मतलब क्या हुआ? जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं, यानी सभी अंगों में सुस्पष्ट सहवन उत्तक उपस्थित होते हैं, जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। परंतु ध्यान दीजिए, जाइलम में एवं फ्लोएम में एक आपको विशेषता ध्यान रखनी है।
जाइलम के अंदर आप ध्यान दीजिए, तो जाइलम होता है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जाइलम के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, तो आप ध्यान दीजिए, वाहिकाएं होती हैं, वाहिनिकाएं होती हैं, यानी वेसल्स होगी और ट्रेकिड्स होती हैं। इसके अतिरिक्त जाइलम रेसे और जाइलम मर्दूतक होते हैं, उनसे मिलकर के बने होते हैं। फ्लोएम होता है वो भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। चालनी तत्व होते हैं, सह कोशिकाएं कंपेनियन सेल्स होती हैं, और उसके बाद में फ्लोएम रेसे और फ्लोएम मर्दूतक होते हैं। ये 4 ऊतकों से मिलकर के बने होते हैं। परंतु आप ध्यान दीजिए, इसमें जाइलम के अंदर वाहिकाओं का अभाव होता है। जाइलम में वाहिकाओं या वाहिकाओं को हम क्या कहेंगे, वेसल्स कहते हैं। इंग्लिश में भी ध्यान रखना साथ में, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं हो। ट्रेकिड्स होते हैं, वेसल्स नहीं होते हैं। वाहिकाओं एवं फ्लोएम में क्या होते हैं, सह कोशिकाएं या कंपेनियन का क्या होता है, सह कोशिकाओं या जिसे हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं, सह कोशिकाओं का अभाव होता है। तो आप ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वे उपस्थित होते हैं, परंतु जाइलम के अंदर वाहिकाओं या वेसल्स का तथा फ्लोएम में सह कोशिकाओं का अभाव होता है। जाइलम होगा वो किससे बना होगा, तो आपको ध्यान रखना, वाहिनिकाओं से मिलकर के बना होता है। यानी जाइलम में क्या उपस्थित होगी, वाहिनिकाएं उपस्थित होती है। वाहिनिकाओं को हम क्या कहेंगे, ट्रेकिड्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से ट्रेकिड्स उपस्थित होती है। और फ्लोएम होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, चालनी तत्वों से मिलकर के बना होता है। तो चालनी नलिकाएं होगी, चालनी तत्व होंगे, उसे किसका निर्माण होगा, फ्लोएम का, और जाइलम का निर्माण होगा वो किससे होगा, तो वाहिनिकाएं या ट्रेकिड्स से निर्माण होता है। जबकि इनमें इस प्रकार के जो होते हैं वे वाहिकाएं एवं सहकोशिका, उनका अभाव होता है। इनमें आप ध्यान दीजिए, तो कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें आभासी प्रकार के वाहिकाएं देखने को मिलती हैं। उसमें उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, इक्विसिटम। इक्विसिटम में आप देखेंगे तो आभासी प्रकार की वाहिकाएं देखने को मिलती हैं एवं सहकोशिकाएं देखने को मिलती हैं। तो ये अपवाद भी ध्यान रख सकते हो। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, इनमें एधा अनुपस्थित होती है, एधा नहीं पाई जाती हैं। इसकी आंतरिक संरचना में एधा अनुपस्थित होती हैं, और इसके कारण से इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है, उनका अभाव होता है। द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। जैसे कि उच्च वर्ग के पादप हम देखते हैं कि द्वितीयक वृद्धि होती है, जिसके कारण से इनकी मोटाई में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ आप ध्यान दीजिए, एधा अनुपस्थित, जिसके कारण से द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। मैं डिटेल से समझाऊंगा, जब पादपों की आंतरिक संरचना हम पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से एधा होती है, द्वितीयक वृद्धि में सहायक होती है। एधा अनुपस्थित, जिसके कारण से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, जिससे मोटाई में वृद्धि नहीं होती है। परंतु इसका एक अपवाद ध्यान रखना, आइसोइटिस। आइसोइटिस होता है, उसके अंदर क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिए, आइसोइटिस होता है, उसके अंदर आप देखिए तो क्या उपस्थित होते हैं, एधा उपस्थित होती हैं, जिसके कारण से द्वितीयक वृद्धि देखी जाती है। तो इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, परंतु आइसोइटिस के अंदर द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। ये तो अभी तक हमने देखे इनके कायिक लक्षण कौन कौन से हैं। अब जनन के लक्षण देखेंगे, तो कायिक लक्षणों का एक बार क्विक रिविजन कर लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, टेरिडोफाइट को प्रथम स्थलीय पादप माना जाता है, जिनमें सहवनोतक, जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। इस कारण से इन्हें हम सहवनी पादप कहते हैं, या अपुष्पोद्भिद सहवनी पादप है वो कौन से हैं, प्रथम टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट है वो प्रथम स्थलीय पादप, सफल स्थलीय पादप माना जाता है, क्योंकि ये ब्रायोफाइट की तुलना में अधिक सफल है, ये हमें ध्यान रखना है। इन्हें पादप जगत के रेप्टाइल्स या सरीसृप भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में इनकी उत्पत्ति पैलेयोजोइक महाकल्प के सिल्यूरियन काल में हुई है, और उसके बाद में जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार 350 मिलियन वर्ष पूर्व यथा डेवोनियन काल में ये एक प्रभावी वनस्पति के रूप में थे। फिर टेरिडोफाइट ठंडे, नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, तथा कुछ अन्य आवासों में भी जलीय आवास में एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया होते हैं। दलदली आवास में आइसोइटिस होता है। मरुद्भिद आवास में एक्टिनोप्टेरिस होता है, और अधिपादप लाइकोपोडियम, ऑफियोग्लोसम वगैरह होते हैं। मुख्य पादप बीजाणुविद होता है, स्पोरोफाइटिक होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमें ध्यान रखते हैं। जबकि ब्रायोफाइट के अंदर मुख्य पादप कैसा होता है, युग्मकोद्भिद होता है। यहाँ प्रथम बार कैसे होते हैं, बीजाणुविद पादप मुख्य पादप होते हैं। जिम्नोस्पर्म में भी बीजाणुविद मुख्य पादप होगा, और एंजियोस्पर्म में भी बीजाणुविद मुख्य पादप होता है। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। जो मूल तना एवं पत्तियों में होता है, मूल अल्पजीवी होती है, शीघ्र ही अपस्थानिक मूलों द्वारा प्रतिस्थापित। तना ऊर्ध्व या विसर्पी, कुछ सदस्य भूमि के अंदर होता है, जिसे हम प्रकंद कहते हैं। पर्णों के आधार पर दो प्रकार के लघुपर्णी एवं दीर्घपर्णी। लघुपर्णी कौन कौन से, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, सेलेजिनेला। और दीर्घपर्णी कौन से हैं, तो आप ध्यान दीजिए, मार्सिलिया, एडियंटम, टेरिस और टेरिडियम होते हैं।
फिर उसके बाद में इनके सभी अंगों में सुस्पष्ट संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं और जाइलम होता है उस वाहिकाएं एवं फ्लोएम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है। जाइलम होगा वो वाहिनिकाओं से और फ्लोएम होता है वो चालनी नलिकाओं से मिलकर के बना होता है। इधर अनुपस्थित होने के कारण शेष में द्वितीयक वर्दी का अभाव होता है और आइसोटिस में द्वितीयक वर्दी देखने को मिलती है। ये तो थे इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। अब इनके जनन के कैरेक्टर कौन कौन से उस बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट अगला ध्यान दीजिए, टेरिडोफाइट में जनन होता है वो किन किन विधियों के माध्यम से होता है। तो देखिए टेरिडोफाइट के अंदर जनन होता है वह लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और कौन सा जनन होता है, कायिक जनन होता है। तो टेरिडोफाइट में दोनों पादप अलग अलग उपस्थित होते हैं। इसमें युग्मकोद्भिद पीढ़ी और बीजाणुद्भिद पीढ़ी दोनों होती हैं, वे दोनों स्वतंत्र रूप से उपस्थित होती हैं, अलग अलग उपस्थित होती हैं। ये इनका इंपॉर्टेंट लक्षण है। देखो टेरिडोफाइट में दोनों पीढ़ियां अपनी अपनी स्वतंत्र रूप से उपस्थित होती हैं। ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं था। ब्रायोफाइट हमने देखा था कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है, वह युग्मकोद्भिद पीढ़ी होगी, उसी के ऊपर बीजाणुद्भिद पीढ़ी का निर्माण होगा। स्वतंत्र रूप से बीजाणुद्भिद पीढ़ी उपस्थित नहीं होती है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी पर बीजाणुद्भिद पीढ़ी आश्रित होती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, दोनों पीढ़ियां क्या होगी, स्वतंत्र होगी। तो आप ध्यान दीजिए टेरिडोफाइट में जनन, टेरिडोफाइटा में कायिक अलैंगिक एवं लैंगिक जनन पाया जाता है। कायिक अलैंगिक एवं लैंगिक जनन पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। कौन कौन सा जनन पाया जाता है, अलैंगिक, लैंगिक एवं कायिक जनन पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए टेरिडोफाइट में कौन कौन से प्रकार का जनन पाया जाता है। तो ये हमें तीनों प्रकार के ध्यान रखना है, जनन पाया जाता है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए तो आपको क्या ध्यान रखना है, कायिक जनन और अलैंगिक जनन, ये दोनों जनन होते हैं वो किस पर होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बीजाणुद्भिद पादप पर होता है। इसमें कायिक जनन एवं अलैंगिक जनन किस पादप पर होता है, बीजाणुद्भिद पादप पर होता है। जबकि लैंगिक जनन होता है वह युग्मकोद्भिद पर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसमें जो लैंगिक जनन होगा वह किस पर होता है, युग्मकोद्भिद पादप पर होता है। यानी युग्मकोद्भिद पादप होता है उसे हम एक नाम से जानते हैं प्रोथेलस, और प्रोथेलस या युग्मकोद्भिद होता है उस पर आप ध्यान दीजिए, इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। जबकि अलैंगिक जनन और कायिक जनन किसके द्वारा होता है और किस प्रकार से होता है, तो बीजाणुद्भिद पादप पर होता है। कायिक जनन ज़्यादा सामान्य नहीं होता है। इसमें कायिक जनन होता है वह अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा हो सकता है या नवाचार के माध्यम से हो सकता है या जो है वो खंडन द्वारा हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इनमें कायिक जनन होता है वो प्रकंद के द्वारा, खंडन के द्वारा या अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा हो सकता है, ज़्यादा सामान्य कायिक जनन नहीं होता है। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा होता है, स्पोर द्वारा होता है। तो आप ध्यान दीजिए इसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, बीजाणुओं द्वारा होता है, स्पोर्स द्वारा होता है। इसमें बीजाणु बनते हैं वे बीजाणु धानी में बनते हैं। इनमें अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है और बीजाणु बनते हैं वो किस में बनते हैं, बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं। इसमें बीजाणु बनते हैं वो किसके अंदर बनेंगे, बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। बीजाणु धानी होती हैं वे जिस पर्ण पर विकसित होती हैं उन्हें बीजाणु पर्ण कहते हैं। बीजाणु धानी पर्ण की सतह पर विकसित होती हैं। बीजाणु धानी पर्ण की सतह पर जो विकसित होती हैं, पर्ण की सतह पर विकसित होती है, उस पर्ण को हम किस नाम से जानते हैं, बीजाणु पर्ण कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि इसके अंदर बीजाणु होते हैं वे कहाँ पर विकसित होते हैं, तो पर्णों पर विकसित होते हैं। और आप ध्यान दीजिए तो जिस पर्ण पर बीजाणु विकसित होते हैं उन पर्ण को हम बीजाणु पर्ण या स्पोरोफिल कहते हैं। लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण भी हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, बीजाणु पर्णों पर विकसित होते हैं। कुछ पादपों के अंदर, कुछ पादपों में बीजाणु पर्ण, कुछ पादपों में बीजाणु पर्ण सहत होकर, बीजाणु पर्ण सहत होकर यानी एक साथ जुड़ कर के सहत होकर सुस्पष्ट रचना बनाते हैं। सहत होकर सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें हम शंकु कहते हैं। सुस्पष्ट रचना बनाते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो आप ध्यान दीजिए सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, शंकु कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, जिन्हें हम क्या कहेंगे,
शंकु या कोन कहते हैं। तो इसमें शंकु का भी निर्माण कुछ पादपों में होता है। उदाहरण ध्यान दीजिए, शंकु किन किन पादपों में निर्माण होता है। तो इनमें कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि ये बीजाणु पर्णे होगी वापस में मिलकर के और शंकु का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शंकु कहेंगे। और शंकु का निर्माण किस किस में होता है, तो इक्विसिटम में शंकु का निर्माण होता है। तो इक्विसिटम में शंकु बनेगा। और आप ध्यान दीजिए, स्लेजिनेला होता है, उसके अंदर भी किसका निर्माण होगा, शंकु का निर्माण होता है। तो शंकु का निर्माण होगा वह इक्विसिटम एवं स्लेजिनेला के अंदर होता है। तो इक्विसिटम और स्लेजिनेला है, इन पादप के सदस्यों में किसका निर्माण होगा, तो शंकु का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, बीजाणुधानी के अंदर कोशिका बनती हैं। बीजाणुधानी में कोशिका बनेगी, बीजाणुधानी में स्थित बीजाणु मात्र कोशिकाएं होगी। कौन सी कोशिकाएं होगी, बीजाणुधानी में स्थित होती है बीजाणु मात्र कोशिकाएं, स्पोर मदर सेल्स, बीजाणु मात्र कोशिका होगी। ध्यान दीजिए, बीजाणुधानी में कौन सी कोशिका होती है, बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होगी। और द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन होता है, वो कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। ये हमें ध्यान रखना है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप बीजाणु मात्र कोशिकाओं से किसका निर्माण होगा, बीजाणु का निर्माण होता है, स्पोर का निर्माण होता है। ये हमें ध्यान रखना है। बीजाणु बनेंगे और बीजाणु कैसे होते हैं, अगुणित, यानी ये बीजाणु होंगे, इससे ही कौन सी पीढ़ी बनती है, अगली पीढ़ी, युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होता है। बीजाणु होंगे, उनके अंकुरण से किसका निर्माण होगा, तो आप क्या ध्यान दीजिए, बीजाणु के अंकुरण से आपको ध्यान रखना है युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होता है। इसमें बीजाणुओं का अंकुरण होता है वह बहिर्बीजाणुविक प्रकार का होता है, एक्जोस्पोरिक होता है, अर्थात बीजाणु का अंकुरण होगा वह भूमि के अंदर स्वतंत्र रूप से होता है। तो आप ध्यान दीजिए, बीजाणु भूमि में स्वतंत्र रूप से अंकुरित होते हैं। बीजाणु होते हैं ये भूमि में स्वतंत्र रूप से क्या होंगे, अंकुरित होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, बीजाणु भूमि में अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अंकुरित होकर बहुकोशिक अस्पष्ट युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। यानी बीजाणु होंगे वे भूमि में क्या होते हैं, अंकुरित होकर के और बहुकोशिक अस्पष्ट छोटी युग्मकोद्भिद पादप बनाते हैं, अस्पष्ट युग्मकोद्भिद पादप बनाते हैं, युग्मकोद्भिद पादप बनाते हैं। और इस युग्मकोद्भिद पादप होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रोथैलस कहा जाता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है, प्रोथैलस किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, टेरिडोफाइट में बीजाणु भूमि में स्वतंत्र रूप से अंकुरित होकर के, मुक्त रूप से अंकुरित होकर के, जबकि हमने देखा था ब्रायोफाइट के अंदर बीजाणु होते हैं उसी थैलस पर अंकुरित होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये स्वतंत्र रूप से भूमि में अंकुरित होकर के बहुकोशिक अस्पष्ट युग्मकोद्भिद पादप बनाते हैं, जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं। ये प्रोथैलस होता है, ये कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषी होता है, स्वपोषी होता है। कैसा होगा, प्रकाश संश्लेषी होता है एवं स्वपोषी होता है। किस प्रकार का होता है, प्रकाश संश्लेषी होगा और स्वपोषी होता है। हरे रंग का होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और स्वपोषी होता है, तथा भूमि पर स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है, यानी मुक्त जीवी होता है या स्वतंत्र होता है। मुक्त जीवी होगा या कैसा होगा, स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र होता है, मुक्त जीवी होता है, आश्रित नहीं होता है और प्रकाश संश्लेषी एवं स्वपोषी होता है। ये हमें ध्यान रखना है। और आप ध्यान दीजिए, तो इसमें प्रोथैलस होता है, उस प्रोथैलस पर ही क्या होता है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी है प्रोथैलस, और प्रोथैलस के ऊपर ही किसका निर्माण होगा, लैंगिक जननांगों का निर्माण होता है। ये प्रोथैलस होते हैं, ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें प्रोथैलस होंगे वे सीमित क्षेत्रों में उपस्थित होते हैं, यानी ठंडे, नम एवं छायादार स्थानों पर उपस्थित होते हैं। ये ठंडे एवं नम एवं छायादार स्थानों पर उपस्थित होते हैं।
और इनमें प्रोथैलस में आप ध्यान दीजिए ठंडे नम एवं छायादार स्थानों पर उपस्थित होते हैं, तथा आपको ध्यान रखना है ये प्रोथैलस होते हैं, इसमें जो बनेंगे लैंगिक जननांग, उसमें जो पुंगणु बनेंगे उसको दूसरे स्थान पर जाने के लिए जल की आवश्यकता होगी। इस कारण से इनकी सीमित भौगोलिक आवश्यकताएं होती हैं, और इन सीमित भौगोलिक आवश्यकताओं के कारण से इनका जो विस्तार है वो भी क्या होता है, एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक ही होता है। तो टेरिडोफाइट इस कारण से लंबे भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत नहीं है, क्योंकि इनमें सीमित भौगोलिक आवश्यकताएं होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इस प्रोथैलस पर ही क्या बनेंगे, नर एवं मादा जननांगों का निर्माण होगा। यानी प्रोथैलस पर क्या बनेंगे, नर जननांग बनेगा और क्या बनेगा, मादा जननांगों का विकास होता है। यानी प्रोथैलस होगा उस युग्मकोद्भिद पीढ़ी या प्रोथैलस पर ही लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन के दौरान इसमें क्या बनेंगे, तो नर जननांग बनेगा और कौन सा जननांग बनेगा, मादा जननांग बनेगा। तो एक नर जननांग और दूसरा कौन सा जननांग बन जाएगा, मादा जननांग बनता है। इसमें नर जननांग होता है उससे हम क्या कहते हैं, पुंधानी कहा जाता है। नर जननांग को पुंधानी कहेंगे और मादा जननांग को हम किस नाम से जानते हैं, स्त्रीधानी या आर्किगोनियम के नाम से जाना जाता है। तो स्त्रीधानी बनेगी। पुंधानी के अंदर किसका निर्माण होगा, पुंगणु का निर्माण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। पुंधानी में क्या होते हैं, वे सामान्यतः कैसे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सर्पिलाकार एवं बहुकशाभिक होते हैं। सर्पिलाकार होते हैं एवं किस प्रकार के होते हैं, बहुकशाभिक होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए इनमें जो पुंगणु बनेंगे वे सर्पिलाकार एवं कैसे होते हैं, बहुकशाभिक होते हैं। परंतु इसमें आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है जैसे लाइकोपोडियम होता है उनके अंदर कोमाकार आकृति के होते हैं। लाइकोपोडियम एवं जो इक्विसिटम है इनके अंदर कैसे होते हैं, कोमाकार आकृति के होते हैं। बाकी में तो सब कैसे सर्पिलाकार होते हैं और कोमाकार होने के साथ द्विकशाभिक होते हैं। तो कोमाकार एवं द्विकशाभिक पुंगणु होते हैं वो लाइकोपोडियम इक्विसिटम में देखे जाते हैं। बाकी अधिकांश सदस्यों के अंदर जो पुंगणु होते हैं वे कैसे होते हैं, सर्पिलाकार एवं बहुकशाभिक होते हैं। स्त्रीधानी के अंदर किसका निर्माण होगा, तो आपको ध्यान रखना है स्त्रीधानी में अंड का निर्माण होता है। अब स्त्रीधानी में अंड का निर्माण होने के बाद में पुंगणु होते हैं वो जल की सहायता से गमन करते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं, जल की सहायता से गमन करते हुए स्त्रीधानी तक पहुँचते हैं। स्त्रीधानी में अंड तक पहुँच जाते हैं। इस प्रकार के निषेचन को हम कहते हैं जूडियोगेमी। इस प्रकार के निषेचन को हम क्या कहेंगे, जूडियोगेमी कहा जाता है। तो इस प्रकार का निषेचन होगा उसे हम किस नाम से जानते हैं, जूडियोगेमी प्रकार का निषेचन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसमें पुंगणु होंगे वो जल के द्वारा गति करते हुए स्त्रीधानी में अंड तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद में निषेचन होगा और निषेचन से किसका निर्माण हो जाएगा, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज या जाइगोट होता है वो द्विगुणित होगा और द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट होता है उस द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट से किसका निर्माण होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें परिवर्तन होगा जिसके फलस्वरूप भ्रूण या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। भ्रूण या क्या बनेगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा और भ्रूण या एम्ब्रियो से किसका निर्माण होगा, तो आपको ध्यान रखना है नया पादप या युग्मकोद्भिद बनता है। नया पादप या जिसे हम क्या कहते हैं युग्मकोद्भिद कहेंगे, बीजाणुद्भिद का पुनर्निर्माण होता है नया पादप। और नया पादप कैसा होगा, बीजाणुद्भिद होगा क्योंकि 2n है ये भी 2n है और इस प्रकार से बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये इस प्रकार से टेरिडोफाइट में जीवन चक्र संपन्न होता है। तो पुनः क्या बन जाएगा, नया पादप या बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है टेरिडोफाइट में जो लैंगिक जनन होता है वह कहाँ पर होता है, प्रोथैलस पर होता है और इसमें नर जननांग के रूप में पुंधानी, मादा जननांग के रूप में स्त्रीधानी बनती है। पुंधानी के अंदर पुंगणु बनते हैं, पुंगणु सर्पिलाकार एवं बहुकशाभिक होते हैं जबकि स्त्रीधानी में अंड बनता है। परंतु कुछ सदस्यों में जो पुंगणु होते हैं वो लाइकोपोडियम जैसे में कैसे होते हैं, कोमाकार द्विकशाभिक होते हैं। ये पुंगणु जल की सहायता से गति करते हुए स्त्रीधानी के अंड तक पहुंचते हैं एवं निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के निषेचन को जूडियोगेमी कहते हैं और द्विगुणित युग्मनज से फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण से नए पादप या बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें जो बीजाणु बनते हैं, जो बीजाणु बनेंगे ये बीजाणु होते हैं वे दो प्रकार के बन सकते हैं। यानी अधिकांश टेरिडोफाइट होते हैं वह सम बीजाणु होते हैं। अधिकांश टेरिडोफाइट कैसे होंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है,
अधिकांश टेरिडोफाइट समबीजाणुक होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने अच्छे से, क्योंकि यहीं से बीजीय संरचना का निर्माण होता है, बीजीय पादपों का निर्माण होता है। तो अधिकांश टेरिडोफाइट किस प्रकार के होंगे? अधिकांश टेरिडोफाइट होते हैं वह समबीजाणुक होते हैं, यानी इसमें जितने भी बीजाणु बनते हैं अलैंगिक जनन के दौरान वे सभी बीजाणु समान प्रकार के होते हैं, समबीजाणुक होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये अधिकांश टेरिडोफाइट किस प्रकार के होंगे? समबीजाणुक होते हैं। उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, वो कौन सा ध्यान रख सकते हैं? तो आप ध्यान दीजिए, मार्सिलिया होता है, यह समबीजाणुक होता है। लाइकोपोडियम होता है, यह किस प्रकार का होता है? समबीजाणुक होता है, लाइकोपोडियम। साइलोटम होता है, वो किस प्रकार का होता है? समबीजाणुक होता है। तो ये बहुत सारे उदाहरण ध्यान रख सकते हैं आप, साइलोटम है, लाइकोपोडियम है, साइलोटम, लाइकोपोडियम, ये सारे किस प्रकार के हो गए? समबीजाणुक होते हैं। और कुछ टेरिडोफाइट होते हैं, वे कैसे होते हैं? कुछ टेरिडोफाइट विषम बीजाणुक होते हैं। कुछ टेरिडोफाइट होंगे वे किस प्रकार के होते हैं? कुछ टेरिडोफाइट में वृहत एवं, या जिसे हम बड़े कहेंगे, लघु या छोटे बीजाणु एवं बड़े, या जिसे हम क्या कहते हैं? वृहत या दीर्घ बीजाणु कहते हैं, बीजाणु बनते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और लघु बीजाणु या छोटे बीजाणु बनते हैं उसे हम लघु बीजाणु कहेंगे, और बड़े बीजाणु बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, बड़े बीजाणु बनेंगे उसे हम दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु कहते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के बीजाणु इनमें बनते हैं। कुछ सदस्यों में कितने प्रकार के बीजाणु बनते हैं? अलैंगिक जनन के दौरान दो प्रकार के बीजाणु, लघु या छोटे बीजाणु बनते हैं, बड़े या वृहत बीजाणु बनते हैं। और इस प्रकार के बीजाणु बनने वाले टेरिडोफाइट होते हैं, उन्हें हम विषम बीजाणु कहा जाता है। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के टेरिडोफाइट को हम विषम बीजाणु कहते हैं, या जिसे हम क्या कहेंगे? तो हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। उदाहरण ध्यान रखने, विषम बीजाणु टेरिडोफाइट कौन कौन से? ये सवाल कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिशन एग्जामों में, तो इसलिए अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, आप ऐसे एक ट्रिक ध्यान रखना, एम्स ये आपका क्या है? विषम बीजाणुक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखनी है, एम्स, जिससे आपको कभी नहीं भूलोगे कि कौन कौन से विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट हैं। उसमें ए का मतलब आपको ध्यान रखना है एजोला, कौन सा ध्यान रखना है आपको? एजोला। दूसरा आई का मतलब क्या ध्यान रखना है आपको? आइसोइटिस, कौन सा उदाहरण ध्यान रखना है आपको? आइसोइटिस, जो कि किस प्रकार का विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट है। एम का मतलब क्या हुआ? तो आपको क्या ध्यान रखना है? मार्सिलिया, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मार्सिलिया इसमें नहीं होगा। तो ये मार्सिलिया है, वो इस प्रकार का होगा, वह विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट होता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, मार्सिलिया के अतिरिक्त तो आपको ध्यान रखना है स्लेजिनेला, ये इस प्रकार का होता है। और आप ध्यान दीजिए साल्विनिया, तो वो इस प्रकार का होता है। तो ये उदाहरण ध्यान रखने, वो उदाहरण कौन से हो जाएंगे? विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट होते हैं। एजोला, आइसोटिस, मार्सिलिया, स्लेजिनेला और साल्विनिया, ये पांचों उदाहरण ऐसे हैं जो कि कैसे हैं? विषम बीजाणुक के। बाकी सभी टेरिडोफाइट किस प्रकार के होते हैं? ऑफ्यूग्लोसम हो गया, साइलोटम हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, टेरिस हो गया, टेरिडियम हो गया, ये सारे किस प्रकार के होते हैं? समबीजाणुक होते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट कौन कौन से होते हैं? एजोला, आइसोटिस, मार्सिलिया, स्लेजिनेला और साल्विनिया होते हैं। जिसमें लघु बीजाणु होंगे, उस लघु बीजाणुओं के अंकुरण के फलस्वरूप, ध्यान दीजिए, लघु बीजाणु होंगे उनके अंकुरण के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। लघु बीजाणु के से किसका निर्माण होगा? नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा, जबकि गुरु बीजाणु से किसका निर्माण होगा? मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो इसमें क्रमशः लघु बीजाणुओं से नर युग्मकोद्भिद तथा गुरु बीजाणुओं से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इसमें देखिए, इसमें मादा युग्मकोद्भिद होता है, वह मादा युग्मकोद्भिद इसके जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है उस पर उपस्थित होता है। ये किस पर उपस्थित होता है? बीजाणुद्भिद पीढ़ी पर उपस्थित होता है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी पर उपस्थित होता है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी पर उपस्थित होता है। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी पर मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होता है। और ये बीजी संरचना, यानी बीज का निर्माण होता है, बीजी संरचना के उत्पन्न होने का एक प्रमुख लक्षण है। बीजी संरचना या बीज के निर्माण की प्रक्रिया में ये प्रारंभिक कदम है, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि हम बीजीय पादपों में क्या देखते हैं? बीजाणुद्भिद पीढ़ी पर किसका निर्माण होगा? मादा युग्मकोद्भिद का। और मादा युग्मकोद्भिद के अंदर निषेचन के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना, बीज का निर्माण होता है। तो बीजी संरचना के विकास में ये सबसे अहम कदम या अहम कड़ी माना जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, विषम बीजाणु होते हैं वे किसकी ओर इंगित होते हैं? तो
तो वे बीज के निर्माण की प्रक्रिया की ओर इंगित करते हैं। इसके बाद हम अगला वर्ग पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे तो बीजों का निर्माण होता है, नेकेड बीज होते हैं, नग्न बीज होते हैं, और इस कारण से उसे नग्न बीजी या अनावर्त बीजी भी कहा जाता है। और फिर आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म, जिसके अंदर वास्तविक प्रकार के बीज उपस्थित होते हैं और बीज के बाहर की ओर आवरण या फल भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, टेरिडोफाइट के सामान्य लक्षणों के बारे में। अगली क्लास में हम टेरिडोफाइट के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।